हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शकुंतला की बेटी और दामाद शकुंतला के घर आते हैं। शकुंतला ने अपनी बेटी की शादी कुछ ही महीनों पहले की थी। अजी उठिए भी, सुबह के 7 बजने को है और ये आपका ससुराल है, आपका घर नहीं। क्यों चिल्ला रही हो इतना? चैन से सोने भी नहीं देती यार तुम तो। क्या दिक्कत है तुम्हें? कहीं सासू माँ निपट तो नहीं गई? सुबह सुबह शुभ नहीं बोल सकते। अरे बोलो ना, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा के रखा है? और थोड़ा ना धीरे बात किया करो, दामाद हूं मैं इस घर का, समझी? माँ खेत गई है, घर का ध्यान रखना। मैं भी सब्जी तोड़ने जा रही हूँ क्योंकि सब्जियों को मंडी भी भेजना है। अरे तुम क्यों जा रही हो? मैं चला जाता हूँ सब्जियाँ तोड़ के मंडी। अब करम खेत पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सास शकुंतला खेत में सब्जियां तोड़ रही है और करम भी सब्जी तोड़ने में लग जाता है। दामाद जी, आप यहाँ? मैंने तो शीला को बुलाया था। आप जाइए घर पर, आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, आराम तो होता रहेगा। माँ जी आप कहे तो क्या मैं सब्जियाँ मंडी में बेचाऊँ? दामाद जी, आज आप आए हैं तो मंडी चले जाएंगे, वरना ये काम तो मुझे ही करना होता है ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपकी मदद कर दूं। वैसे आप भी मेरी माँ समान हो, इसलिए करना चाहता था। इतना कहते हुए करम सब्जियों को बोरी में भर देता है और मंडी के लिए निकल पड़ता है। ये सारी सब्जियाँ कम से कम 2-3 हजार की निकल जाएगी और रेट अच्छा रहा तो इससे भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। कुछ समय बाद ही करीब 12 से 1 बजे करम सब्जी बेचकर घर आता है, जिसे देखकर शीला जोर से चिल्ला पड़ती है। ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बस एक गिलास पानी लेके आ जाओ। क्या हुआ दामाद जी? ये चोट कैसी? कहीं मारपीट करके आ रहे हैं आप? क्या बताऊँ माँ जी, आते वक्त मुझे 2 लोग मिल गए। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने नहीं दिए तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और देखिए ना मेरी क्या हालत कर दी। ठीक है, हल्की चोट है, 1-2 दिन में भर जाएगी। और सब्जियां बिक तो गई ना? कितने पैसे बने सारी सब्जियों के? अरे माँ जी, अगर मैं आपके पैसे बचाता ना तो मैं खुद बच के नहीं आ पाता। उन्होंने मुझे बहुत मारा और पैसे छीन लिए। अगर मैं पैसों के पीछे भागता तो मुझे चाकू मार देते। आपकी बेटी विधवा हो जाती। इसीलिए आपकी बेटी का ख्याल करके और आपका ख्याल करके मैं वापस आ गया। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि रिक्शे वाले रामू को साथ ले जाओ, लेकिन नहीं, आपने कहा मुझे रिक्शा चलाना आता है और इससे जाऊंगा तो पैसे बच जाएंगे। लो, बचा लो अब पैसे। माँ, मैं भी इनकी कंजूसी की वजह से बहुत परेशान हूँ। आज इन्होंने खुद रिक्शा चलाने के चक्कर में 2000 का नुकसान करवा दिया। शकुंतला को इतना पता था कि उसका दामाद कंजूस है। अब देर शाम शीला को शकुंतला फटी पुरानी साड़ी में देखकर कहती है, शीला, ये क्या तू फटी पुरानी साड़ी पहनकर घूमती रहती है? दामाद जी को बोल तुझे नई नई साड़ियाँ दिलवाएं। माँ, आपको लगता है मैं उन्हें नई साड़ी के लिए नहीं बोलती? अरे कल ही मैंने उन्हें कहा था कि मेरे सारे कपड़े फट रहे हैं, तो मुझे कहने लगी ये पुराने चादर किस दिन काम आएंगे, इन्हें पहना करो। राम रे राम, कितना कंजूस दामाद मिला है मुझे। इस बार मैं तुझे साड़ी खरीद कर दूंगी जब तू जाएगी। देखा, मैंने कहा था शीला से, मायके चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें साड़ी दे ही देगी। माँ, तो आपको क्या लगता है ये मुझे यहाँ आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं? बल्कि मुझे यहाँ इसीलिए लेकर आए हैं कि आप मुझे नई साड़ी दे दो। मान गई दामाद जी को। इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएंगे? अभी तो तुम दोनों को बाल बच्चे भी नहीं है, और अगर कल को तुम्हारे 2-3 बच्चे हो गए तो उनके खर्च कौन उठाएगा? दामाद जी उन्हें रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे क्या? अब अगले ही रोज शीला और करम अपने घर आ जाते हैं और करम अपनी पत्नी शीला को नई साड़ी में देखकर कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारे कपड़े पुराने हो चुके हैं, फट रहे हैं, खराब हो चुके हैं या तुम्हें नई साड़ी की जरूरत है तो सीधा माँ जी के पास जाया करो। वो तुम्हें सबसे अच्छी और प्यारी साड़ी देंगी, जैसे अभी दी है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके ही गलती कर दी। भला कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है?
अरे तो क्या ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ? हाँ, अपने लिए कर रहा हूँ मैं ये सब। मैं कंजूसी कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। वरना तुम तो जानती हो ना कि मेरे कच्छों का क्या हाल है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको अपनी कंजूसी। सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं एक दिन आपको छोड़कर चली ना जाऊं। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन आने वाला कल ऐसे ही बनता है। उसे बनाने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। इच्छाओं को मारने से याद आया, तुम्हारी माँ ने मुझे 500 रुपए दिए, 1 हफ्ते तक चला लेना। उससे पहले मांग मत लेना मुझसे पैसे वैसे। हाँ, जब मैं मेरी माँ के कपड़े पहनूं, उनके दिए हुए पैसों से घर चलाऊं, तो मुझे आपकी भी कोई जरूरत नहीं लग रही है। शीला अपने पति की कंजूसी से परेशान हो चुकी थी, लेकिन करम को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। करम को फिर से अपनी सास की याद आती है, क्योंकि जब भी करम अपने ससुराल जाता तो उसकी इज्जत तो होती ही थी, साथ ही आते वक्त शकुंतला अपने दामाद को अच्छे पैसे भी देती थी। अरे शीला, तूने बताया भी नहीं, कैसे आना हुआ? दामाद जी से लड़कर आई है? माँ, मैं अब और नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है माँ। क्या हुआ, बोल तो सही। और तू रो क्यों रही है? तेरी मांग सुनी कैसे? ना माथे पर बिंदी है और ना ही हाथों में चूड़ियां। कहीं दामाद जी? नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। ये कब और कैसे हुआ? उन्हें भला क्या होगा, उन्होंने तो कंजूसी करने की शपथ ले रखी है। मैंने कल ही कहा कि मेरी बिंदी, चूड़ी और सिंदूर खत्म है, लाकर दे दो, तो कहते हैं सासू माँ के पास चलो ना। हे राम, कैसा दामाद है। जब भी मेरी बेटी को किसी भी चीज की कमी लगती है तो यहाँ भेज देता है। ये सब बातें चल ही रही होती हैं, तभी करम भी एक पॉलिथीन में मिठाई लेकर आता है। आपको मैंने मिठाई लाने भेजा था, आप लाए हो कि नहीं? अरे ये तो रहा शीला, तुम भी ना। मैं तो सोच रहा था कहीं गिर तो नहीं गई। वैसे गिर भी जाती तो क्या हो जाता, धुल के दे देता, सासू माँ तो खा ही लेती। वैसे मैं सासू माँ के लिए सिर्फ 1 मिठाई लेके आया हूँ, क्योंकि इनको डायबिटीज है। ज्यादा देने का कोई फायदा है नहीं। अगर ज्यादा दे दिया ना तो ज्यादा मिठाई खाएंगी, और ज्यादा मिठाई खाएंगी तो निपट जाएंगी, और निपट जाएंगी तो फालतू का खर्चा होगा। हाँ हाँ दामाद जी, सही किया आपने। वैसे भी एक आप ही तो हैं जो शीला और मेरा इतना ख्याल रखते हैं। शकुंतला को अपनी बेटी का रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब अगली रोज देर शाम करम खेत से आता है तो देखता है कि शीला रो रही है। क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ को किसी ने किडनैप कर लिया और पूरे 1 लाख की फिरौती मांगी है, और कहा है अगर नहीं दिए तो वो माँ को जान से मार देंगे। क्या? कैसे? और इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? अब आप ही कुछ कर सकते हैं, वरना वो लोग माँ को मार डालेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या करूँ? अपनी सास में इतने पैसे तो नहीं लगा सकता मैं, लेकिन बीबी को रोता हुआ देख भी नहीं सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या? अजी क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे कब से प्यार से कह रही हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। आप कहीं से भी पैसे लाइए, मुझे नहीं पता, चोरी कीजिए या खुद को ही बेच दो, लेकिन मेरी माँ को छुड़वाओ। करम भी अब पैसे मांगने वालों को फोन करके समय और जगह पता करने के बाद अपनी सास को छुड़वाने पहुंचता है, जहां शकुंतला के चेहरे को ढका हुआ होता है। ये रहे तुम्हारे पैसे, मेरी सास को जाने दो। पहले पैसे दो, तभी ये यहाँ से जाएंगी। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, अब छोड़ दो मेरी सास को। रामू, तूने इतनी घटिया हरकत की? छी, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। तू कैसा इंसान है यार, हैं? गरीब आदमी से पैसा मांगता है, शर्म नहीं आती तुझे? ये सब मेरा ही रचा जाल है दामाद जी, और आज मुझे पता चल ही गया कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। मैंने तो ये सब इसीलिए किया ताकि मैं आपके कंजूस स्वभाव को समझ सकूं, साथ ही ये भी बता सकूं कि जिस पैसों के लिए आप मेरी बेटी के साथ अपनी इच्छाओं को इतना मार रहे हैं तो वो पल भर में भी जा सकता है। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है दामाद जी। लेकिन अब भी शीला को अपने पति पर भरोसा नहीं था, और जब वो उस पैसों से भरे बैग को खोलती है तो सच में उसमें पैसे होते हैं जो करम अपनी सास की जान बचाने के बदले में किडनैपर को देने के लिए लाया था।
अब शीला को भी विश्वास हो चुका था कि उसके पति को उसके किए का एहसास है। बेलापुर गांव में जानकी नाम की औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका बड़ा बेटा देव जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वहीं छोटा बेटा अनुज जो बहुत कमजोर था। एक दिन अनुज सड़क पर गिल्ली डंडा खेल रहा होता है कि तभी बड़ा भाई देव वहां आ जाता है। तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम घर में रहकर पढ़ाई करना, लेकिन तुम यहाँ मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर गिल्ली डंडा खेल रहे हो। अरे 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 भैया, अरे भैया कान छोड़ो, अरे भैया दर्द हो रहा है। अरे 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 दोस्तों के सामने बेइज्जती क्यों कर रहे हो? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, लेकिन तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आज तक कभी मैंने तुम्हें किताब लेकर खुद से पढ़ते तक नहीं देखा। हमेशा तुम्हारे सर पर डंडा लेकर खड़ा रहना पड़ता है। आज के बाद मैं रोज पढ़ाई करूंगा। अब तो मेरा कान छोड़ दो। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अपने गिल्ली डंडे की कसम भैया। और अब छोड़िए ना मेरा कान। आइए, दर्द हो रहा है भैया, छोड़ दो। सब मुझ पे हंस रहे हैं। ये सब देखकर वहां पर खड़े हुए बच्चे अनुज पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर देव अनुज का कान छोड़ देता है और उसे लेकर घर चला जाता है। माँ परीक्षा आने वाली है, कहिए इससे कि पढ़ ले और ध्यान दे, बल्कि पूरा दिन ये मोहल्ले में घूमता रहता है। वो सब चीजें छोड़ दे। बेटा अब मैं क्या ही बोलूं, मैं तो खुद ही इसके खेल कूद से परेशान हूँ। जब भी इसको पढ़ने के लिए बोलो उस टाइम इसे भूख प्यास सब लग जाती है। ठीक है माँ, तो फिर अब जब तक छोटे भाई साहब 2 घंटे पढ़ नहीं लेते तब तक इन्हें कुछ भी खाने को मत देना। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। तू इससे बड़ा है, तुझे अच्छे से पता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मेरे भाई साहब, मुझे तो अभी से भूख लगी है। मैं 2 घंटे भूख कैसे रोकूंगा? वैसे ही जैसे खेलने के समय रोक लेते हो। अब कोई बहस नहीं हो जाए, हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठो। मैं भी खा कर आता हूँ। अनुज अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। अनुज की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उससे जुबान लड़ा सके या फिर उसकी कही कोई बात को टाल सके। ऐसे ही एक दिन अनुज बैठकर पढ़ रहा होता है कि तभी देव अपनी किताब लेकर वहां आता है। अब किया ना तुमने मेरी पसंद का काम। ऐसे ही रोज बिना कहे पढ़ने के लिए बैठ जाया करो, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। जी भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पढ़ने को बोला है और तुम चित्रकारी कर रहे हो। अरे पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे देखो, पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ मैं। मन तो कर जाए बोल दो कि किताब लेके पूरे दिन बैठने का क्या फायदा। पिछले 4 साल से तो फेरी होते आ रहे हो। क्या हुआ, मुझे मारने का मन कर रहा है क्या तुम्हारा, जो ऐसे घूर घूर कर देख रहे हो? बोलना है क्या कुछ तुम्हें? नहीं भाई साहब। अनुज जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई के 2 घंटे पूरे करके वहां से भाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, भाई साहब जब देखो पढ़ाई 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 करते रहते हैं। आखिर मिलता क्या है उनको पढ़ाई करके? देखो मेरी बात मानो, उनकी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बात जाकर अपने भाई को बोल दे कि तेरा पढ़ने का मन नहीं करता, सिर्फ खेलने का मन करता है। अब मुझे पढ़ने को मत बोलो। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो आप? अरे भाई साहब को ऐसा बोलकर अपनी जान गंवानी है क्या मुझे? अरे आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। जब देखो तब पिताजी से ना ज्यादा भाई साहब की धमकी देती रहती हो। धमकी नहीं दे रही हूँ, कहे तो मैं बुलाकर बोल दूँ। नहीं नहीं माँ, मैं तो मजाक कर जाऊँ। मुझे खाना दो, भूख के मारे ना मेरी जान निकल रही है। अनुज खाना खाकर अपने भाई को देखने के लिए कमरे में जाता है और उसे सोता देखकर बहुत खुश हो जाता है और खेलने के लिए घर से निकल जाता है। अनुज का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वहीं देव पूरे दिन बैठकर पढ़ाई किया करता था। अपने छोटे भाई को सारा समय खेल कूद में बर्बाद करता देख देव को बहुत गुस्सा आता था और वो अनुज को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अनुज की परीक्षा नजदीक आ रही थी, फिर भी वो खेलने कूदने से ध्यान ही नहीं हटा रहा था। एक दिन देव का सब्र टूट जाता है और अनुज जैसे ही खेल कूद कर घर आता है, वो अनुज को सुनाते हुए कहता है, अगर छोटे भाई साहब का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इन्हें दादाजी के पास छोड़ दिया जाए, वहीं पर ये गिल्ली डंडा खेलेंगे। मैं तो नहीं देख सकता भैया ऐसे कि छोटे भाई साहब बिगड़ रहे हैं। भाई साहब थोड़ी देर के लिए ना तो खेलने गया था। तुम क्या सोचते हो कि खेल कूद कर अपना जीवन सुधार लोगे या परीक्षा में पास हो जाओगे? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी भूल है। बाकी परीक्षा के बाद ही पता चल जाएगा कि तुम कितने लायक हो।
आज तो बहुत बेइज्जती हो गई। अब तो मैं पढ़ाई करूँगा, खेलूँगा भी नहीं। अनुज अपनी पढ़ाई का पूरा टाइम टेबल सेट कर लेता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता और खेलने कूदने में बिजी हो जाता है। ऐसे ही परीक्षा का समय पास आ जाता है और अनुज जैसे तैसे करके परीक्षा दे आता है। कुछ दिन बाद जब परीक्षा का परिणाम आता है तो क्या होता है कि अनुज तो प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, वहीं देव फिर से फेल हो जाता है, जिस पर अनुज अपने मन में सोचता है, मुझे पढ़ाई के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, खुद तो 2 साल से एक ही क्लास में है, दिन भर किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन पास तो होते नहीं है। अब मुझे खेलने से भी रोक रहे हैं। पास होने के बाद अनुज के अंदर घमंड आ जाता है। धीरे धीरे अनुज 8वीं कक्षा में पहुंच जाता है, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी लापरवाही दिन बर दिन बढ़ती रहती है। अनुज हर परीक्षा में पास तो हो जाता है, तभी उसे कोई कुछ नहीं कहता, जिसके कारण उसके अंदर बड़े भाई का डर भी खत्म हो जाता है। एक दिन उसकी मौसी की लड़की काजल वहां आती है और अनुज से 7वीं कक्षा के कुछ सवाल पूछती है, जिसका अनुज उत्तर ही नहीं दे पाता, लेकिन देव बिना किताब खोले ही सभी का सही उत्तर दे देता है। अनुज भाई, मैं आपसे छोटी हूँ, अभी अभी 7वीं कक्षा में पहुँची, लेकिन आप तो 7वीं कक्षा पास करके निकले हैं। उसके बाद भी आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जब पढ़ाई करी होगी तो जवाब दे पाता ना। मैं तो ये सोचती हूँ काजल बिटिया कि इसके स्कूल वालों ने इसे पास कैसे कर दिया। पता नहीं मौसी जी, ये तो इन्हें ही पता होगा, या तो स्कूल वालों को, क्योंकि ज्ञान तो इनको बिल्कुल भी नहीं है। तू छोटी है, छोटी बन के आकर मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अनुज छोटी बहन है वो हमारी, ये क्या तरीका है उससे बात करने का? उसने कुछ गलत नहीं बोला है। माँ, ये मेरे को ना बड़ी बड़ी रामायण सुना कर गई है। आज तो भाई साहब की वजह से मैं रुक गया, वरना मैं भी सुना देता। अगर सुनाता तो पिटता भी। बड़े होने के कारण तेरा फर्ज बनता है कि तू उसके सवालों का जवाब दे, जो कि तुझसे हुआ नहीं और होगा भी कैसे। कभी कोई किताब खोलकर देखी है क्या तूने? अपनी माँ की बात अनुज को थोड़ी देर बुरी लगती है, लेकिन हर क्लास में पास होने का घमंड उसके सर पर नाच रहा होता है। उसे अपने घमंड के आगे अपने बड़े भाई का ज्ञान, अपने अंदर की सारी कमियां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद उसकी 8वीं कक्षा का सालाना एग्जाम पास आ जाता है और अनुज को कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन पेपर होने के बाद भी वो पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है, जो कि देव से बर्दाश्त नहीं होता। हर परीक्षा में पास होने का मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ाई करना ही छोड़ दो। कल परीक्षा है तुम्हारी, उसके बाद भी तुम पूरा दिन खेल रहे हो। अरे बस करो भाई साहब, पूरे दिन किताब लेकर बैठने का क्या फायदा है? जब पूरे दिन किताब में घुसे रहते हो फिर भी आप परीक्षा पास नहीं कर पाते। ये ऐसे थोड़ी होता है। और मुझे देखो, मैं तो खेलता भी रहता हूँ, फिर भी पास हो जाता हूँ। तो अच्छा यही है, आप मुझसे ज्यादा ना अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। अनुज की बातें देव के दिल में तीर की तरह लग जाती है। देव चुप रहता है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। परीक्षा का समय नजदीक आता है और रिजल्ट का भी। इस बार देव परीक्षा में पास हो जाता है, लेकिन अनुज टीचर बदलने के कारण इस बार परीक्षा में चीटिंग नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। अब अनुज का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इससे अनुज को बहुत पछतावा होता है कि काश वो पढ़ लिया होता, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने भाई देव के पास जाकर माफी मांगता है और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देता है। चंपकलाल अपनी पत्नी कावेरी के साथ भजनपुर गांव में रहा करता था। चंपकलाल ने गांव में बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान खोली थी और मुहूर्त वाले दिन हाथों में नारियल लिए अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। उसके समय पर ना आने पर वो उसे फोन करके सुना रहा होता है, भाग्यवान, इस जन्म में दुकान के मुहूर्त पे पहुंचोगी या नहीं पहुंचोगी? अगर मुहूर्त निकल गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना तुम। कहे तो उड़ कर आ जाओ। जब गाड़ी खराब हो गई है, पैदल पैदल आ रहे हैं, तो समय तो लगेगा ही ना। तुमसे ज्यादा तेज तो गांव का बच्चा चल लेता है, इसलिए कहते हैं थोड़ा कम खाया करो। अरे कितनी फैल गई हो तुम, चला भी नहीं जाता तुमसे तो। ठीक है, अगर ऐसा है
तो दुकान के उद्घाटन का नारियल खुद ही फोड़ लो। हम नहीं आएंगे आपकी पटर पटर सुनने के लिए। हाँ, अरे गलती हो गई भाग्यवान, अब माफ भी कर दो और जल्दी से आ जाओ। कुछ समय बाद कावेरी वहाँ आती है। नारियल को ना जल्दी से फोड़ दो, वरना ना मुहूर्त निकल जाएगा। क्यों पंडित जी, मुहूर्त खत्म तो नहीं हुआ ना? अगर मैंने चंपक लाल जी को बता दिया कि यह समय अच्छा नहीं चल रहा है तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा और मेरी दक्षिणा भी नहीं देगा। पंडित, तेरा चुप रहना ही अच्छा है। पंडित जी, मुंह में दही जमा लिए क्या? अरे बोलते क्यों नहीं हो? मुहूर्त तो बहुत अच्छा है, कर दो श्री गणेश, बहुत अच्छी चलेगी दुकान। चंपकलाल कावेरी के हाथों नारियल तुड़वाकर दुकान का मुहूर्त करता है और पूरे गांव वालों को दावत देता है। चंपकलाल दुकान पर बैठा अपने पहले ग्राहक का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां एक धीरू नाम का आदमी आता है। भाई साहब, यहाँ पर औरतों की साड़ियाँ मिल जाएंगी क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं हम। अरे हमारे यहाँ पे औरतों की साड़ियाँ, आदमियों के पैंट शर्ट और बच्चों के कपड़े सब मिलते हैं। मुझे तो बस अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेनी है। वो क्या है ना, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और हम अपनी पत्नी को अच्छा सा तोहफा देना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको अपनी दुकान की सबसे महंगी और सबसे अच्छी साड़ी दिखाएंगे। हमने आज ही दुकान खोली है, आप हमारे पहले ग्राहक हो। तब तो मुझे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, मैं आपका पहला ग्राहक हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। साड़ियाँ तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, अगर ये साड़ियाँ हाथ लग जाएं तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। क्यों भैया, कोई साड़ी पसंद आई आपको या नहीं? हाँ जी, मुझे तो इस बैग में रखी सारी की सारी साड़ियाँ पसंद हैं। आप एक काम करिए, ये सारी साड़ियाँ पैक कर दीजिए। सारी साड़ियाँ ले ली आपने? हाँ जी, सारी की सारी। चंपकलाल खुशी खुशी सारी साड़ियाँ एक बैग में पैक करके धीरू को दे देता है और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसका फोन आ जाता है और वो बात करने के लिए दुकान से बाहर जाता है। वहीं धीरू उसकी साड़ियों का बैग लेकर भाग जाता है। चंपकलाल भी अपना फोन छोड़कर उसके पीछे भागता है। अरे पकड़ो उस आदमी को, अरे मेरी दुकान की सारी महंगी साड़ियाँ लेके भाग गया। चोर चोर, पकड़ो कोई उसे। चंपकलाल की बात सुनकर और लोग भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन धीरू सबसे बचते बचाते एक लंबी सी दीवार कूदकर दूसरी ओर भाग जाता है और बाकी लोग दीवार के इसी पार रुक जाते हैं। तभी पंडित बोलता है, हमें तो पहले ही पता था कि यही होगा। दुकान का उद्घाटन गलत समय पर जो हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे जब मैंने उस समय तुमसे पूछा था कि मुहूर्त अच्छा है तो तुमने क्या कहा था? मुहूर्त अच्छा है, कर दो उद्घाटन। और अब कह रहे हो कि मुहूर्त खराब था? मेरा गला छोड़ो चंपकलाल, अगर उस समय सच बताता तो तुम मेरी दक्षिणा नहीं देते। पंडित की बात सुनकर चंपकलाल गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी बहुत धुलाई करता है। गांव वाले पंडित को छुड़वाकर वहां से भगा देते हैं और चंपकलाल अपनी दुकान पर वापस आता है। तभी कावेरी खाना लेकर आती है। सुनिए जी, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मेरे पहले ग्राहक ने मेरा पेट भर दिया। लगता है पहले ग्राहक से आपकी अच्छी कमाई हो गई है, तभी तो आप इतने खुश हैं। लाइए, पहली कमाई का आधा हिस्सा मुझे दीजिए। अरे तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, कोई आधा हिस्सा नहीं मिलने वाला तुमको। अरे मेरा पहला ग्राहक चोर था, चोर। अरे मेरी महंगी महंगी साड़ियाँ बैग में भर के भाग गया। ये क्या कह रहे हैं आप? इस हिसाब से तो आपका पहला ग्राहक आपके लिए अशुभ निकला। तुम सही कह रही हो, मैं अपने पहले ग्राहक को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अरे आते ही नुकसान करके चला गया मेरा। कुछ देर बाद चंपकलाल अपनी दुकान बढ़ाकर कावेरी के साथ घर चला जाता है।
समय बीतता है, लेकिन चंपकलाल की दुकान चलने का नाम ही नहीं लेती और सभी कर्जदार आए दिन पैसे मांगने के लिए उसकी दुकान पर खड़े रहते हैं। एक दिन चंपकलाल सुबह के समय अपनी दुकान की सफाई कर रहा होता है। तभी वहां एक लक्ष्मी देवी नाम की औरत आती है। आपको ज्यादा दिन अब दुकान की साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिनों में अगर आपने मेरे पति से लिया हुआ कर्ज वापस नहीं किया तो आपको ये दुकान खाली करनी पड़ जाएगी। लक्ष्मी देवी, ऐसा मत बोलिए। मैंने बहुत अरमानों के साथ अपनी दुकान खोली थी। मैं आपका कर्जा जल्दी चुका दूंगा। वही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपने अगले हफ्ते तक अपना लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाया तो हम आपके दुकान का सारा सामान उठा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी देवी अपने आदमियों के साथ वहां से चली जाती है और चंपकलाल अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। मानो उसका पहला ग्राहक ही उसका आखिरी ग्राहक बन गया हो। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी देवी फिर कुछ आदमियों के साथ उसकी दुकान पर आती है और उसकी दुकान का सारा सामान निकाल कर ले जाने लगती है। तभी वहां पर उसका पहला ग्राहक धीरू आता है, जिसे देखते ही चंपकलाल गुस्से से लाल हो जाता है और दौड़कर उसका कॉलर पकड़ लेता है। तू फिर आ गया? आज क्या चोरी करने आया है? हाँ, क्या चोरी करेगा तू? उस दिन तूने मेरी दुकान में कदम रखा, उस दिन के बाद से मेरी दुकान में कंगाली छा गई। उस दिन से लेकर आज तक मेरी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया और आज मुझे अपनी दुकान बेचने की नौबत आ चुकी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। माना उस दिन मैंने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी, इसलिए मुझे आपकी दुकान में चोरी करनी पड़ी। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। चोरी कर करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो आप सफाई देने आ गए। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन आज नहीं बच पाओगे। गांव वालों, पकड़ो इसे। आज मैं इसे बताता हूँ हमारे गांव में चोरी करने का क्या अंजाम होता है। चंपकलाल धीरू की बात सुने बिना उसे गांव वालों के साथ मिलकर बहुत पीटता है और धक्के मारते हुए गांव से बाहर निकाल देता है। उसके जाते ही चंपकलाल के पास एक फोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे एक नया ऑर्डर मिला है, जिसे पूरा करने पर उसकी दुकान का सारा कर्जा उतर जाएगा। ये सुनते ही चंपकलाल के होश उड़ जाते हैं और वो लक्ष्मी देवी से बोलता है, लक्ष्मी जी, जहाँ आप इतने दिन रुक चुकी हो, थोड़ा और रुक जाओ। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मुझे एक ऑर्डर मिला है आज ही। अगर मैंने ये ऑर्डर पूरा कर दिया तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उससे मैं आपका माल का पैसा आपको चुका दूंगा। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, अपने पति और आपके संबंधों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ दिनों की और मोहलत दे देती हूँ, लेकिन उस समय तक भी आप मेरे माल का कर्ज नहीं उतार पाए तो मैं आपके दुकान पर कब्जा कर लूंगी। ठीक है लक्ष्मी देवी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात का मान रखा। लक्ष्मी देवी अपने आदमियों के साथ वहां से चली जाती है। चंपकलाल अपनी दुकान में जाकर अपना ऑर्डर पूरा करने की तैयारी करने लगता है और कुछ दिनों में दिन रात मेहनत करके वो अपने मिले हुए ऑर्डर को पूरा करके उसकी जगह पर पहुंचा देता है, जिससे उसे बहुत पैसे मिलते हैं और वो अपनी दुकान को लक्ष्मी देवी के हाथों से छुड़वा लेता है और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाती है। किस्मत का ऐसा बदलाव देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। एक दिन उसकी पत्नी कावेरी से वो बोलता है, भाग्यवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस बात से खुश हूँ या दुखी हूँ कि मेरा पहला ग्राहक मेरे लिए शुभ था या अशुभ। पहली बार उसका आना मेरे लिए नुकसानदायक हुआ, लेकिन दूसरी बार आना मेरे लिए शुभ हुआ और मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया।
और मेरे सारे कर्जे भी उतर गए। इसे किस्मत कहे या इत्तेफाक कहे। देखिए जी, मैं तो बस ये जानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जरूरी नहीं कि जो इंसान एक बार आपके लिए गलत साबित हुआ है वो हर बार हो। शायद तुम सही कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इस तरह से चंपकलाल का पहला ग्राहक उसके लिए अशुभ साबित हुआ था। उसी तरह से बाद में शुभ भी साबित हुआ और चंपकलाल को अपना पहला ग्राहक पूरी जिंदगी याद रहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।